हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी उसके बारे में। तो ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की वन शॉर्ट वीडियो विद नोट्स है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। इलेक्ट्रिसिटी अब आज की मॉडर्न सोसाइटी है। मॉडर्न सोसाइटी में हम मोबाइल, टेलीविज़न, लैपटॉप ये सब यूज कर रहे हैं। तो उसमें हम जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो आप खुद इमेजिन कर सकती हो, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगी तो लाइफ कैसी हो जाएगी। तो साइंस स्टूडेंट होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समझना हमें कि कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रिसिटी के पीछे। तो स्टार्टिंग होती है यहाँ पर चार्ज से। ये तो पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी, इसमें नॉर्मल सी बात बताई जो आपको ऑलरेडी पता थी। अब चार्ज क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कोई एटम है। एटम में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ये एक एटम में प्रेजेंट है और बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं। ये या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। दो तरह के चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो इन्हीं को हम बोलते हैं बेसिक चार्ज बोल देते हैं। तो इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होंगे तो उनको प्रोटॉन बोलेंगे, अगर नेगेटिव होंगे तो उनको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब इसके यूनिट याद रखना अपने। ऐसे यूनिट चार्ज के होते हैं कूलम। ऐसे यूनिट चार्ज के होते हैं कूलम। अब क्यू जो होता है, क्यू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मीन नेट चार्ज। टोटल चार्ज मीन नेट चार्ज। अगर बात हो कभी नेट चार्ज की तो उसका मतलब यही है कि टोटल चार्ज पूछे गए हैं। तो टोटल चार्ज अगर कैलकुलेट करने हैं हमें किसी भी कंडक्टर में टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। अब Q क्या होता है, ये चार्ज है। चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E जो है चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, और E की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू कांस्टेंट है जो आपको याद भी रखनी है। अब अगर हमें ऐसे पूछा जाए कि 1 कूलम चार्ज 1C में नेट चार्ज कितना होगा, तो यहाँ पर कूलम है, 1 कूलम में पूछा गया कितना चार्ज होगा। N चार्ज हमें कैलकुलेट करने हैं, N नंबर ऑफ चार्जेस है। E की वैल्यू पुट कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ से N की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। N इज इक्वल टू 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, ये वैल्यू आ गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। n इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ऊपर 10 करके 10 डिवाइडेड बाई 16, और ये 19 प्लस की हो जाएंगे, मीन 10⁻⁻, प्लस में आ जाएगी 19। तो हमारे पास वैल्यू आएगी, वो क्या आ जाएगी 6.2 मल्टीप्लाई 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम चार्ज में। उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है कि 2 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप ये सेम फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करना इसको बाद में। अब आगे बात होती है करंट की। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब नेट चार्ज तो टोटल चार्ज है। तो ये कोई कंडक्टर है, उसमें चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है, चार्ज उसमें फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो रेट किस रेट से फ्लो हो रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो करंट जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, ये भी एक डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन आप ये भी याद रख सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसको आई से डिनोट करते हैं, तो आई की वैल्यू Q/T है, T जो अबाउट टाइम है। अब करंट के ऐसे यूनिट होते हैं एम्पियर। करंट के ऐसे यूनिट होंगे एम्पियर, इसको ए से डिनोट करते हैं।
आई हमारे पास है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट आई है तो आई के यूनिट होंगे एम्पियर, इसको मैं ले देता हूँ। ए इज इक्वल टू चार्ज के होंगे कूलम, टाइम के होंगे सेकंड। मैंने यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 और 1। अब ये बन गया 1 एम्पियर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि डिफाइन 1 एम्पियर करंट, तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करोगे। द करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 1 सेकेंड। या हम बोल सकते हैं 1 कूलम चार्ज फ्लो पर सेकेंड। ओके, इसको बाद में करेंगे, पहले आपको ये थोड़ा सा सिंबल्स है, ये सिंबल समझ लेने ज़रूरी है। सेल का ये सिंबल होता है, 2 लाइनें इस तरह से है, एक बड़ी लाइन है एक छोटी है। बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव डिनोट करती है और नेगेटिव डिनोट करने वाली छोटी लाइन है ये। अब बैटरी क्या होती है, 2 और मोर सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसको बोलते हैं बैटरी। ये की का सिंबल है, की का एक स्विच होता है नॉर्मल, ये ओपन स्विच है, ये क्लोज्ड। अब बल्ब का सिंबल याद रखना आपने, एमीटर, ये एमीटर का सिंबल है, ये वोल्ट मीटर का है। एमीटर के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। उसी तरह से वोल्ट मीटर भी 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन सिंबल को समझने के बाद आते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट पर। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें यहाँ देखिए पहले एमीटर के बारे में समझिए। एमीटर क्या होता है, एमीटर इज ए डिवाइस, इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। मीन इसका मतलब ये है कि एमीटर जो एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम सर्किट में यूज करते हैं करंट मेज़र करने के लिए। और एमीटर जो है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। एक अच्छे एमीटर की हम बोल सकते हैं, जो एमीटर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो फाइनाइट होती है, मीन बहुत कम रेजिस्टेंस होती है एक एमीटर की। अब इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट क्या है, अब देखो आपको ये पॉइंट पता चल गया कि ये कंडक्टर है, कोई कंडक्टर में से चार्ज फ्लो होता है। और चार्ज फ्लो कौन करवाता है, वो बैटरी करवाती है। बैटरी ही चार्ज को फ्लो करवाती है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। तो होता कैसे है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल सॉरी बैटरी का, यहाँ से करंट इस तरह से फ्लो होता है और वापस आ जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये फर्स्ट टर्मिनल, फर्स्ट पॉइंट मान लिया हमने, ये सेकंड पॉइंट मान लिया। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको फर्स्ट पॉइंट मान लिया और जो सेकंड नेगेटिव टर्मिनल है उसको सेकंड पॉइंट मान लिया। अब इलेक्ट्रॉन जो क्लोज्ड पाथ में मूव करा, एक क्लोज्ड पाथ बन गया, चार्ज इसमें फ्लो करा, इस तरह से चार्ज गया यूँ मूव करके फर्स्ट पॉइंट से चल के सेकेंड पॉइंट तक पहुंच गया और एक क्लोज्ड पाथ इसने बना दिया। इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हुआ। तो एक क्लोज्ड पाथ होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसके अलोंग जो वो करंट फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो व्हेन देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। इस चीज़ को समझो आप। एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, कोई वायर, कोई ऐसे ट्यूब है, कोई ऐसे ट्यूब मान लो, इस तरह से कोई भी वायर ट्यूब पड़ी हुई है आपके पास। अब ट्यूब में वाटर होगा तो वाटर जो है वो फ्लो करेगा हाइट से डाउन की तरफ। यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, वहाँ से वाटर फ्लो करेगा लो प्रेशर की तरफ। वाटर फ्लो करेगा हाई प्रेशर टू HP, मीन हाई प्रेशर इट नॉट हिमाचल प्रदेश, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर LP, लो प्रेशर। करंट भी कुछ इसी तरह से करता है। करंट क्या करता है, वो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो बैटरी में जो करंट, अगर बैटरी की हम बात करें तो सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ये डायरेक्शन होगी, ये बैटरी की पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हायर पोटेंशियल है, इसका HP हायर पोटेंशियल है। और जो
नेगेटिव टर्मिनल उसका लो पोटेंशियल है, तो जो करंट फ्लो होता है वो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें क्या है कि जो चार्ज फ्लो हुआ वो यहाँ से चला, चार्ज इस तरह से मूव किया और इस तरह से आ गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। चार्ज चला इस क्लोज्ड सर्किट में, इस क्लोज्ड पाथ में, और सेकंड पॉइंट तक आ गया समझ लो। अब चार्ज मूव किया, चार्ज मूव किया तो वो वर्क डन हुआ, चार्ज के ऊपर फोर्स भी लगी होगी, फोर्स जो है वो बैटरी की हेल्प से चार्ज पर फोर्स लगी, चार्ज मूव किया तो उसने वर्क किया। ये जो वर्क हमने किया चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने के लिए, इसी वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफाइंड एज वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज, यूनिट मीन्स वन चार्ज, from one point to another between the 2 points of an electric circuit। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है, V क्या होता है? W/Q। अब ऐसे यूनिट होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्ट, ये भी आपको याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट होते हैं वोल्ट। एक इसमें ये पॉइंट था मिली एम्पियर, तो 1 जो मिली एम्पियर है दैट इज 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, और माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻6 एम्पियर के इक्वल। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब वोल्ट की बात कर लेते हैं, 1 वोल्ट की। और V क्या होता है? V इज इक्वल टू W/Q। इसके यूनिट होंगे वोल्ट, पोटेंशियल के यूनिट होंगे वोल्ट, वर्क के यूनिट होते हैं जूल, चार्ज के होते हैं कूलम। 1 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ, 1 यहाँ। तो हम उसी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट when 1 joule work done per unit coulomb। sorry, तो potential is said to be 1 volt when 1 joule work done by 1 coulomb charge। अब आता है हमारे पास ओम्स लॉ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था? इसको देखो, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें बैटरी कनेक्ट है, एमीटर कनेक्ट है, रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है, और वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट है। अब वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है विच इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द सर्किट। वोल्ट मीटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्किट में मेजर करते हैं, और ये वोल्ट मीटर, इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, और इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो ये पैरेलल में कनेक्ट है। यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा है, रियोस्टेट एक रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस क्या होती है ये भी आपको अब क्लियर हो जाएगा ओम्स लॉ में। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इससे रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। रियोस्टेट वो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। अब ओम्स लॉ ने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था करंट I वोल्टेज V के बीच में। ये रिलेशनशिप क्या था? क्या उसने बोला था? The current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its end provided the temperature remain constant। देखो ये था कि करंट अगर कंडक्ट इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I, तो करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू V, मीन I इज़ प्रोपोर्शनल टू V। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। इसमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन रहेगा कांस्टेंट ही रहेगा टेम्परेचर। तो आप इस तरह से इसको मान सकते हो कि फिजिकल कंडीशन जो है वो सेम रहेगी। फिजिकल कंडीशन होती है टेम्परेचर, प्रेशर और
वॉल्यूम ये सेम रहेंगे तो ओम्स लॉ फॉलो होगा। अब V प्रोपोर्शनल टू I है, I प्रोपोर्शनल टू B और B प्रोपोर्शनल टू I एक ही बात है। अब प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए हमने इक्वल लगा दिया तो कोई कांस्टेंट R लिखा, तो V इज इक्वल टू आई आर। ये देखो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, V इज इक्वल टू आई आर। अब बात कर लेते हैं पहले ग्राफ के बारे में, V और I के बीच में ग्राफ कैसे होगा। V प्रोपोर्शनल टू Y है, V प्रोपोर्शनल टू Y है, ये V है, इस तरफ V ले लिया हमने, वोल्ट में होगा, इस तरफ करंट ले लिया एम्पियर में। अब ये स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आपको वैसे भी मैथ में याद रखना है। अगर इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये, तो जो V और I के बीच में ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से। अब यहाँ पर R जो होता है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, R जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और R को हम इसकी रेजिस्टेंस भी बोलते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो कर रहा है और सर्किट है हमारे पास, हम उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई आई करके। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि R की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर R की वैल्यू लिखता हूँ R इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो यह आपको अगर क्वेश्चन पूछा है इस तरह से कि R की वैल्यू V पर डिपेंड करती है या फिर I पर डिपेंड करती है, तो आपका आंसर होगा इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन V नॉट नाइदर डिपेंड ऑन करंट। मतलब जो R की वैल्यू है वो तो V पर भी डिपेंड नहीं करती और I पर भी डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टेंस कंडक्टर की जो होती है वो कांस्टेंट होती है। कोई भी मेटल है, कोई भी कंडक्टर है, कोई वायर है, कॉपर की वायर है, जैसे उसकी रेजिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट होगी। तो R की वैल्यू कांस्टेंट होती है। रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम, याद रखना आपने। अब रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है जिस तरह से, अभी मैं यहाँ से पहले आपको बता देता हूँ। देखो इस रिलेशन से मैं करंट की वैल्यू देख सकता हूँ, V I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब देखो मैंने रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया तो करंट डिक्रीज़ हो गया। तो रेजिस्टेंस क्या करती है, अपोज करती है करंट के फ्लो को, ये रोकती है। किसी वायर में से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो जैसे 10 एम्पियर करंट यहाँ से दिया हमने A टर्मिनल से, B की तरफ पहुँचते पहुँचते ये 8 एम्पियर रहेगा, तो 2 एम्पियर जो है वो इसमें इसने रेजिस्ट कर लिया, रोक लिया, उसका अपोज किया। ये होती है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के यूनिट आपको बता दिया, अपॉन ओम में होते हैं। अब आगे बात करते हैं इसमें रियोस्टैट क्या होता है। रियोस्टैट इनफैक्ट पहले भी बता दिया, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अब है फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस कंडक्टर की डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। ये कंडक्टर है कोई, ये कंडक्टर है, ये इसकी L लेंथ है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और नेचर मीन किस तरह, किस मटेरियल का बना हुआ है, ये कॉपर का बना है या सिल्वर का बना हुआ है। तो रेजिस्टेंस का रिलेशन है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर कोई कंडक्टर है ऐसे, इसकी 1 मीटर डिस्टेंस है, या 1 मीटर सॉरी लेंथ है इसकी, जैसे 1 मीटर इसकी लेंथ है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। सेम मटेरियल का कोई और कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ 2 मीटर है, तो किस की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जो 2 मीटर है, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की। अब आगे बात करते हैं इसमें, आगे ये है कि रेजिस्टेंस इज फर्स्ट पॉइंट आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ
एंड सेकंड पॉइंट, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको बताया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अगर अपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज़ कर दिया तो रेजिस्टेंस जो वो डिक्रीज़ हो जाएगी कंडक्टर की। जैसे ये समझो, ये कोई दो कंडक्टर है, ऐसे समझो, इनकी लेंथ जो वो इक्वल है, दोनों कंडक्टर की लेंथ इक्वल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको 1, इसको 2 नंबर दे देता हूँ मैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सेकंड का वो ज़्यादा है, तो करंट जो है वो इसमें ईजिली फ्लो कर जाएगा। मेन इसमें रेजिस्टेंस कम होगी। किस में कम होगी? सेकंड कंडक्टर में। क्यों कम होगी? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। अब दो वहाँ पर पॉइंट यहाँ पर हमारे पास आए, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/a। दोनों को इकट्ठा कर दो, कंबाइन, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू L/a। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर इज इक्वल टू रो L/a। तो रो भी उसी तरह से लिखा प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए। तो रो इज़ कांस्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, और ये कांस्टेंट है, इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी के यूनिट देखते हैं क्या होंगे। रेजिस्टिविटी होती है आर रो इज इक्वल टू आर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया A/L। रेजिस्टेंस के यूनिट होंगे ओम, इस तरह से नोट करते हैं। एरिया के होंगे मीटर स्क्वायर, लेंथ के होंगे मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, ओम मीटर बन गए। यूनिट है ये रेजिस्टिविटी के। और रेजिस्टिविटी जो है ये भी याद रखना कांस्टेंट है, ये ना लेंथ पर डिपेंड करती है ना ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगी। और जो रो रेजिस्टिविटी इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब देखते हैं, अपने अब पॉइंट है हमारे पास एलॉय। एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है? एलॉय की रेजिस्टिविटी जो वो रेजिस्टिविटी है एलॉय की बहुत हाई होती है। एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है। एलॉय क्या होता है? देखो एलॉय में जब जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल है, कांस्टेंट वायर है ये एलॉय होता है कॉपर और निकल का। कॉपर और निकल को जब हम कंबाइन कर देते हैं, इकट्ठा कर दिया कॉपर निकल को, उसको मेल्ट करके, ऐसे समझो कि उसको नया फॉर्म जब दिया गया दोनों को मिक्स करके, तो ये नई हमारे पास जो मटेरियल बन गया उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो जो एलॉय होते हैं दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स या नॉन मेटल्स, तो ये एलॉय होता है हमारे पास। अब एलॉय जो है उसकी जो रेजिस्टिविटी हाई होती है, याद रखना रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय। होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए, होमोजेनियस मिक्सचर, मेटल मीन मेटल मेटल के साथ मिक्स करनी, वो होमोजेनियस मिक्सचर है। एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है। हाई रेजिस्टिविटी होने के कारण ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, वर्ण नहीं होता हाई टेम्परेचर पर भी, इसलिए ये यूज किया जाता है हीटिंग एलिमेंट है। जैसे कि हमारे पास आयरन है, हीटर है, तो इनमें ये एलॉय ही यूज होता है। और नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज। इससे पहले एक पॉइंट आप समझो, ये बल्ब है हमारे पास, कोई ये बल्ब है सपोज करो, इसमें एक फिलामेंट लगा होता है। ये जो फिलामेंट लगा होता है ये टंगस्टन का होता है। ये किसका होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है, इसीलिए टंगस्टन को हम यूज करते हैं फिलामेंट बनाने के लिए, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ये मेल्ट नहीं होता इजीली। अब आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर हमने रेजिस्टेंस आर से रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं, अगर
अरे सीरीज़ में हमने उनको कनेक्ट कर दिया। सीरीज़ में इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो ये R1 है, अब समझो इसको। एक रेजिस्टेंस R1 को कनेक्ट कर दिया R2 से, थर्ड है R3। अब बैटरी से कनेक्ट किया, की को क्लोज़ किया तो करंट फ्लो हो गया सर्किट में। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सीरीज़ में जो करंट होता है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है, मीन सेम होता है करंट, ऐसे समझो। पोटेंशियल जो है वो अलग अलग होता है। इस रजिस्टर का पोटेंशियल V1 कंसीडर कर लिया, R2 का पोटेंशियल V2 और R3 का V3। तो V इज इक्वल टू वाई आर, फॉर्मूला लगा दिया। मीन ओम्स लॉ है ये, फॉर्मूला क्या लगाई, ओम्स लॉ ये, V इज इक्वल टू आई आर। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए V1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू IR1। और इसके लिए रजिस्टर के लिए V2 इज इक्वल टू IR2। और V3 के लिए क्या हो जाएगा, IR3। ये तो V1 V2 ले लिया हमने, हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। तो नेट जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, V इज इक्वल टू IR। अब हमने क्या किया, इन सब को ऐड कर दिया। मीन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इनको ऐड किया। ऐड करने पर देखो I कॉमन आ गया दोनों में, I इस तरफ भी है, B इज इक्वल टू IR लिख दिया। I के साथ I कैंसिल, R अफेक्टिव बोल लें इसको। जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितनी हो गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फॉर्मूला इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये इसके जो एग्जांपल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, उनमें उसका यूज होगा इसका। तो जब रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस जो होती है, जो अफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है, वो इंडिविजुअल रजिस्टर जो सिंगल यूज किया है उससे ज़्यादा अमाउंट में बनती है। देखो जैसे मान लो इसकी 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है। इंडिविजुअल रजिस्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब इनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो अफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। ये यहाँ लिखा भी है, आप देख सकते हो। अब आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, डायग्राम देखो यहाँ पर। अब इसको, इसमें भी करंट फ्लो होगा, बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है, की भी है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। जैसे ही करंट इस पॉइंट पर पहुँचेगा, करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। I1 R1 में से फ्लो होगा, I2 R2 में से फ्लो होगा, I3 R3 में से फ्लो होगा। अब देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। और I2 की वैल्यू क्या होगी, B अपॉन R2। I3 की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R3। टोटल करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये टोटल करंट है। I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और I की वैल्यू होगी, I की वैल्यू भी होगी V अपॉन R। तो V बाई R इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है यहीं बता देता हूँ, V बाई R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V आ गया कॉमन, तो हमारे पास 1 RE इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये फॉर्मूला होगा, याद रखना आपने। ये कब है, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, एक चीज़ और आप याद रखिए कि जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं
तो जो अफेक्टिव रेजिस्टेंस बनती है, जो इंडिविजुअल रजिस्टर एक यूज हुआ है उसके कंपेरेटिव उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, अफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होती है। अब डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो सीरीज़ में अगर हमने कनेक्ट कर दिया, ये सीरीज़ यहाँ पर ऐसे मान लो सीरीज़ में हमने एक टीवी कनेक्ट किया यहाँ पर पहले, उसके बाद एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ, उसके बाद यहाँ पर फैन चल रहा है, ऐसे फैन बना देते हैं, फैन है लिख देता हूँ मैं, पंखा है, यहाँ पर की है और यहाँ पर ये बैटरी है, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब सीरीज़ में ये कनेक्शन है, देखो ये सीरीज़ में कनेक्शन है। सीरीज़ में ड्रॉबैक क्या है, सीरीज़ का नुकसान क्या होता है, कि अगर इसको सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, जैसे इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये तीनों ऑन हो गए, नो प्रॉब्लम, गुड। अब जैसे ही कोई मान लो इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई सर्किट यहाँ से डैमेज हो गया, तो ये सारे के सारे वर्क कर रहे थे, ये वर्क करना बंद कर देंगे। जब यहाँ से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी सर्किट में, मेन जो वायर है वो यहाँ से कट हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई वायर में, तो सारे के सारे इक्विपमेंट वर्क करना बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सीरीज़ का। लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन में, जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है उसमें ऐसा नहीं होता। अच्छा एक चीज़ और आप याद रखना, अच्छा पैरेलल वाली पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये ऐसे पैरेलल में यहाँ पर हमने ये पैरेलल है, यहाँ पर उसी तरह से एलईडी लगी है, यहाँ पर एक बल्ब लगा है, पहले केस की तरह यहाँ पर एक फैन लगा है। और ये कनेक्टेड कैसे है, पैरेलल में कनेक्ट है। ये पैरेलल में कनेक्ट है। अब क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा। मान लेते हैं कि इस सर्किट में यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई तो ये जो एलईडी ये बंद कर देगी काम करना, पर बल्ब और फैन चलते रहेंगे। ये फैन है ये चलते रहेंगे। अब दूसरा केस मान लेते हैं कि इस यहाँ पर सर्किट में प्रॉब्लम आ गई, सर्किट में प्रॉब्लम मीन सर्किट शॉर्ट हो गया, या ऐसे मान सकते हो कि वायर कट गई, तो एलईडी और फैन जो है वो चलते रहेंगे। तो जो डोमेस्टिक पावर सप्लाई है वो भी पैरेलल में होती है। सबसे बड़ा उसका रीज़न ये भी है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अब आता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट को पहले फॉर्मूले की हेल्प से देखते हैं। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है P इज इक्वल टू W/Q। तो ये W वर्क डन है, वर्क डन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन क्या आ जाएगा, V/Q। अब पावर का आपको याद रखना पड़ेगा, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, वर्क बाय टाइम, ये होती है पावर। अगर किसी ने कम टाइम लगाया कोई वर्क करने में तो हम बोलेंगे उसमें पावर ज़्यादा है। तो पावर होते हैं W/T। W की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दी हमने, तो पावर हमारे पास आ गई VQ/T। अब पावर का फॉर्मूला हमारे पास बन गया V, देखो Q/T क्या है हमारे पास, I होता है तो VI हो गया, क्योंकि I क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ये करंट है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेशन आया, P इज इक्वल टू VI। अब हीट एनर्जी होगी, वो क्या होगी, उसको H से डिनोट करेंगे, हीट को H से डिनोट करते हैं। इट इज़ इक्वल टू P इंटू टी। टी टाइम है जितने टाइम ये पावर यूज हुई, और पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हीट आ जाएगी हमारे पास।
तो P की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से इसमें सिंपल, तो H की वैल्यू आ जाएगी H इज़ इक्वल टू वी आई इंटू टी। अब आप V की वैल्यू पुट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज़ इक्वल टू आई आर। यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो H की वैल्यू हमारे पास आ गई आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर, V की वैल्यू आपने पुट करी आई आर, तो आई आर आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर आर टी। इसी फॉर्मूले को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये फार्मूला क्या बताता है कि हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट and directly proportional to resistance of the conductor and directly proportional to the time for which current flow। तो इनको कंबाइन करके ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है। यहाँ ये मैंने बता दिया आपको। अब एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट की, हीट कहाँ बेनिफिशियल होती है? जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से क्या होगा, कंडक्टर जो है वो हीट हो जाएगा। और वो रेजिस्टेंस कहाँ हम यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक आयरन, ये पता है हीटर टोस्टर में यूज होती है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो फिलामेंट होता है, एक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। वो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत हाई होता है ये। अब बात करते हैं फ्यूज़ की। जो फ्यूज़ होता है ना, आजकल तो एमसी भी आ गया, पुराने टाइम में फ्यूज़ यूज होता था। फ्यूज़ में एक वायर लगी होती थी ऐसे, ये पूरे पावर सप्लाई, घर की जो पावर सप्लाई है उसमें से सीरीज़ में कनेक्ट होती थी। अब मान लो वोल्टेज हाई हो गई सडनली या वोल्टेज लो हो गई, तो क्या होगा कि ये वायर है बीच में से ब्रेक हो जाएगी, और जो डोमेस्टिक अप्लाइंसेस है लाइक टेलीविज़न जो वर्क कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो डैमेज नहीं होते। होता है एक्चुअल में क्या है कि अगर सडनली वोल्टेज हाई, बहुत वोल्टेज हाई हो जाए या सडनली बहुत वोल्टेज लो हो जाए, जो वर्किंग इक्विपमेंट आपने चला रखे हैं, जैसे टेलीविज़न चल रहा है आपका घर में, ओके, और मान लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर चल रहा है, तो अगर वोल्टेज एकदम से अप या डाउन हुई तो क्या होगा कि वो डैमेज हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो फ्यूज वायर, पुराने टाइम में फ्यूज़ यूज करते थे, उसमें एक वायर लगी होती थी, और वायर अगर हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज सडनली हो गई तो ये कंट्रोल कर लेती थी, उसको मेन सर्किट को बचा लेती थी, ये खुद ब्रेक हो जाती थी वायर, सर्किट बच गया। जो डोमेस्टिक पावर सप्लाई है अंदर घर में जो इक्विपमेंट है वो सेफ रहते थे। आजकल एमसी भी आ गई है, ये पुराने टाइम में थी। अब फ्यूज़ वायर किस अलॉय की बनी होती है? एल्युमिनियम, कॉपर, एक तो ये है, दूसरा लेड होता था, आयरन लेड, ये यूज होते थे। अलॉय का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और फ्यूज़ मैंने बता ही दिया, फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, सर्किट में कनेक्ट होता था सीरीज़ में। चलो खैर, अब बात करते हैं हमें कैसे चेक करेंगे कि कितनी एम्पेयर का फ्यूज जो है वो यूज़ होगा, मेन वायर जो है वो कितने एम्पेयर की यूज होगी। देखो, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करता है 220 वोल्टेज पर। तो P की वैल्यू क्या होगी? वी आई, हमें पता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं P/V। P की वैल्यू पुट कर दी 1 किलोवाट आवर डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट, तो उसको कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आई 4.54 एम्पियर। इसका मतलब 5 एम्पियर फ्यूज हम यूज करेंगे अगर हमें एक इलेक्ट्रिक आयरन जो 1 किलोवाट पावर कंज्यूम कर रही है 220 वोल्टेज पर। अब आती है बात आगे इलेक्ट्रिक पावर की। तो पावर, द रेट ऑफ चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कितनी इलेक्ट्रिक पावर में कितनी एनर्जी वहाँ पर यूज हुई, किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में
कंज्यूम हो रही है या डिसिपेटेड हो रही है उसके बोलते हैं पावर। पावर होता है VI। अब हमने ओम्स लॉ में पढ़ा फॉर्मूला V इज इक्वल टू YR, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो P हमारे पास आ गया I²R। एक फार्मूला ये बन गया इम्पोर्टेंट फार्मूला। अब एक I का फार्मूला ये ओम्स लॉ में से V/R, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो आपके पास फार्मूला बन गया P इज इक्वल टू V²/R। अब इसके यूनिट याद रखना, यूनिट होते हैं वॉट पावर के। अब पावर क्या है, P इज इक्वल टू पावर जो होती है, पावर होती है P इज इक्वल टू BI। अब पावर जो है उसके यूनिट होंगे वॉट, I जो है वो क्या है करंट, उसके यूनिट होंगे एम्पियर। ये लिख दिया मैंने। ये होती, एक सेकंड यहाँ दोबारा लिखता हूँ मैं। P इज इक्वल टू VI, पावर के होंगे वॉट, V जो है वो क्या है पोटेंशियल, इसके होंगे वोल्ट, और करंट के होंगे एम्पियर। इसको 1 कर दिया 1 एम्पियर, इसको 1 वोल्ट कर दिया, इसको 1 वोल्ट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं द पावर इज सेड टू बी 1 वोल्ट, पावर इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 एम्पियर करंट passes थ्रू इट एट ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। तो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता चल गई आपको, ये रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए कितना चैप्टर बचा है, बस यही है। अगर वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी P इज इक्वल टू E/T, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टाइम। तो E जो होती है वो क्या होती है पावर इंटू टाइम। अब ऐसे ही यूनिट देखो इसमें, ऐसे यूनिट पावर के जूल होते हैं। अब कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी के होते हैं किलोवाट आवर। अब देखो E इज इक्वल टू P इंटू टी, ये तो 1 किलोवाट आवर में होते हैं 1 किलोवाट इंटू आवर, अलग अलग कर दिया समझ लो 1 आवर कर दिया यहाँ पर। अब 1 किलोवाट में 1000 वोट होंगे, 1 आवर में 3600 सेकंड होंगे, इसकी वैल्यू वोट कर दी तो ये हमारे पास आ गया 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल, ऐसे यूनिट जूल। अब आती है बात हमारे पास कि 1 हॉर्स पावर की। 746 वोट को हम 1 हॉर्स पावर बोलते हैं। So this is all about today class. Thank you so much for watching this video.